नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपना पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाइए। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 विषय भूगोल। आज हमारा पढ़ेंगे अध्याय 6 विश्व मानव अधिवास। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं। ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं। आदिवासियों का मतलब हमने समझ लिया है। अधिवास का मतलब होता है मकान या घर या आवास स्थान। अब ग्रामीण आदिवासियों से तात्पर्य सीधा सीधा हम यूँ कहें कि गाँव की समस्याएं। और साथियों, गाँव की समस्याएं क्या हैं? गाँव की समस्याएं तो ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन सी सुविधाओं का अभाव है, मुख्य रूप से हम ये पढ़ने वाले हैं। किन सुख सुविधाओं का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, इन आदिवासियों की समस्याएं क्या हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सामान्यतः गांव में जो समस्याएं होती हैं उनको हम निम्नलिखित 7 से 8 बिंदुओं के अंदर यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो समस्या दी हुई है आपको, जो दिखाई दे रही है, यह है आवागमन के साधनों का अभाव। आवागमन के साधनों का अभाव। आवागमन के साधनों से क्या तात्पर्य है साथियों? परिवहन के जो साधन होते हैं उन्हें हम आवागमन के साधन कहते हैं। यानी जिन साधनों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, जैसे बस है, ट्रक है, और रेल सेवाएं हैं, हवाई सेवाएं हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत साधन भी होते हैं। तो ग्रामीण आदिवासियों में यानी गाँवों में इन साधनों का अभाव पाया जाता है। अब ये डिटेल में हम आगे प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण करेंगे। दूसरी हमारी यहाँ की जो मुख्य समस्या है, स्वच्छ पेयजल का अभाव। यानी जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं उनमें स्वच्छ पेयजल का अभाव होता है। नेक्स्ट हमारा है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। स्वास्थ्य सेवाओं से तात्पर्य, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके इलाज की जो सुविधाएं होती हैं वो गांव में कम पाई जाती है, उनका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है विद्युत आपूर्ति का अभाव। गांव में विद्युत आपूर्ति भी 24 घंटे नहीं रहती है और इसका भी एक जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। इसकी वजह से ये भी एक समस्या बनी हुई है। और सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, वो साथियों रोजगार के अवसरों का अभाव। इसके अलावा सूचना तकनीक और दूरभाष सुविधाओं का अभाव। ये वाला जो समस्या है, अब धीरे धीरे ये सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव ये अभी भी बना हुआ है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। इनके अलावा भी आपके दिमाग में यदि कोई समस्या ग्रामीण क्षेत्रों की आती है तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं और आप हमसे उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक का हम यहाँ पर डिटेल अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु है आवागमन के साधनों का अभाव। साथियों, आपको ये जो वीडियो सॉल्यूशन है, जो आपको इनके नोट्स भी तैयार करने हैं। अभी आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप ये जो नोट्स हैं इनको अपने रजिस्टर में उतार लीजिए, ताकि आपको ये आसानी से याद हो सके और उसके बाद आपका रजिस्टर भी तैयार हो सके। चलिए देखते हैं आवागमन के साधनों का अभाव। तो जैसा कि हमने चर्चा किया था, आवागमन के जो साधन हैं उनमें हम परिवहन के साधनों को शामिल करते हैं। परिवहन क्या होता है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की जो व्यवस्था है उसे हम परिवहन कहते हैं। अब लाने ले जाने की ये जो व्यवस्था है ये मनुष्य को भी ले जा सकती है, वस्तुओं को भी, पशुओं को भी और अन्य सेवाओं को भी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो परिवहन के साधन हैं इनका अभाव होता है। ये इतने विकसित नहीं होते हैं। जैसे रास्ते होते हैं तो रास्ते भी कच्चे रास्ते होते हैं, कच्ची सड़कें होती हैं। सार्वजनिक जो परिवहन प्रणाली है, यानी सरकारी स्तर पर जो साधनों की व्यवस्था होती है, वो गाँव में बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए
ये ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याओं में से एक है। आइए अब हम इसे समझते हैं। आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं, उसको ये कैसे लिखना है वो देख लीजिए। ग्रामीण अधिवासियों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों का अभाव पाया जाता है। सार्वजनिक परिवहन से तात्पर्य है सरकार की तरफ से जो परिवहन की व्यवस्थाएं की जाती हैं वो सार्वजनिक परिवहन के साधन कहलाते हैं। जैसे हम रोडवेज की जो बसें होती हैं वो सार्वजनिक परिवहन है। उनमें हम बैठकर आ जा सकते हैं, हम आने जाने का उनको किराया अदा कर देते हैं। तो ये जो सार्वजनिक परिवहन के साधन है इनका यहाँ पर अभाव पाया जाता है। व्यक्तिगत साधन ही यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाना है तो वो अपने पर्सनल व्हीकल यूज करता है, और गांव में सामान्यतः मोटरसाइकिल मुख्य परिवहन का साधन हम मान सकते हैं, क्योंकि कार वगैरह जो हैं वो बहुत कम होती हैं, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार हैं, जीप हैं, ये भी चलती हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। इसलिए साधन रहित लोगों के सामने आवागमन एक गंभीर समस्या हो जाती है। यानी जिन व्यक्तियों के पास गांव में गरीब लोग रहते हैं, जिन गरीब लोगों के पास अपने खुद के साधन नहीं होते, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और विकट एक गंभीर समस्या होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट हमारी जो समस्या है गांव की, वो है स्वच्छ पेयजल का अभाव। साथियों, गांव में पेयजल की जो व्यवस्था है वो भी सरकारी स्तर पर बहुत कम होती है। यानी जो नल की व्यवस्था है या फिर अन्य जो सार्वजनिक पेयजल व्यवस्थाएं हैं उनका अभाव होता है। गांव में जो अधिवास होते हैं, घर होते हैं, उनमें व्यक्तिगत स्तर पर पानी की व्यवस्था की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि घर के पास में इस प्रकार से कुंड बना लेते हैं, टैंक बना लेते हैं, और फिर आप देखते हैं कि इन टैंकों की जो सफाई है ग्रामीण लोग कई दिनों तक नहीं करते हैं। इस वजह से इनका जो जल होता है वो दूषित हो जाता है। या फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो सरकारी स्तर पर भी नहीं हो पाती है और वहाँ पर आसपास भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो फिर ऐसे लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी मंगवाना पड़ता है और अपने घरों में कुंड में एकत्र उनको करके रखते हैं। इसलिए यहाँ पर पेयजल का, स्वच्छ जो पेयजल है उसका अभाव पाया जाता है। अब आप बता दीजिए कि गांव में आर्थिक स्थिति कह दें या फिर जागरूकता का अभाव कह दें, यानी कमज़ोर आर्थिक स्थिति कह दीजिए या जागरूकता का अभाव कह दीजिए, बहुत कम घर आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें RO लगे हुए होंगे। नहीं तो सीधा जो फ्लोराइड युक्त पानी है उसी को हम यूज में लेते हैं, और इसीलिए दूषित जल से होने वाली बहुत सारी बीमारियां ग्रामीण लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। यहाँ पर देख लीजिए अब इसके नोट्स कैसे तैयार करने हैं। वर्तमान ग्रामीण अधिवासियों में स्वच्छ पेयजल एक बड़ी समस्या बन गई है। यहाँ सरकारी स्तर पर हर घर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था का अभाव होता है। स्वच्छ पानी के अभाव में यहाँ के निवासी हैं वो कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो ये था स्वच्छ पेयजल का अभाव। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामीण अधिवासियों की जो समस्याएं हैं उनको आप स्वयं भी अपने शब्दों में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट है इसको आप समझ लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। यानी स्वास्थ्य के लाभ के लिए जो सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो ग्रामीण स्तर पर बहुत कम देखने को मिलती हैं। यानी हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं, औषधालय वगैरह होते हैं, PHC है, CHC है, उनका यहाँ पर अभाव पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों का अभाव होता है, इसलिए यहाँ के जो निवासी हैं छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी, यानी हल्का सा भी कोई, जैसे मान लो सिर दर्द हो गया या बुखार हो गया या हल्की फुल्की कोई बीमारी हो गई, तो उसके लिए भी उनको
समीपवर्ती जो कस्बे हैं या फिर जो नगर हैं वहाँ पर जाना पड़ता है। और साथियों, आवागमन के साधनों के अभाव में समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ग्रामीण अधिवासियों की ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, विद्युत आपूर्ति का अभाव। और ये तो आप अच्छे से महसूस भी कर रहे होंगे। आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। आप साथियों कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। गांव में कितनी जो लाइट है वो कितने घंटे आती है ये आपको अच्छे से पता है। अधिकांश जो विद्यार्थी हैं लाइट के अभाव में अपनी जो पढ़ाई है उसको प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन साथियों आपको इन परिस्थितियों से जूझना और उनसे हार नहीं मानना है। आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको बदस्तूर जारी रखना है। अब एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप विद्युत आपूर्ति के अभाव में अपनी पढ़ाई को प्रभावित होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जैसे ही आपको समय मिलता है दिन में आप पढ़ाई कीजिए, रात में आप बैटरी वगैरह से पढ़ाई कर लीजिए। और अब की बार आपको एक जब भी हम वीडियो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप एक टैग लाइन आप याद रखिए कि अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार। साथियों अब की बार आपको सभी को भूगोल विषय में 90 से अधिक अंक प्राप्त करने हैं। इसके लिए आप भी मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से सभी विद्यार्थियों को 90 से और 100 तक नंबर आपको मिलने वाले हैं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे इस बार जो 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम एक वीडियो बनाकर आप सब तक उनका जो संदेश है, जो सूचना है वो पहुंचाएंगे। चलिए आप कमेंट कर दीजिए कि आप तैयार हैं 90 पार करने के लिए। यस लिखकर आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ग्रामीण आदिवासियों की जो समस्याओं का जो पॉइंट है वो है साथियों, यह है रोजगार के अवसरों का अभाव। यानी गाँव में रोजगार के जो अवसर होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं एक परिवार में यदि 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 ही खेती पर निर्भर रहते हैं। रोजगार उनको नहीं मिलता है, इसलिए गांव की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। यहाँ के लोग गरीब होते हैं। अब गरीब इसलिए नहीं होते हैं कि वो काम नहीं करना चाहते। साथियों गांव के जो लोग हैं काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिलता नहीं है और इसी स्थिति को ही बेरोजगारी कहा जाता है। रोजगार के अवसरों का अभाव, अब देख लीजिए इसकी नोट्स कैसे तैयार करने हैं। ग्रामीण आदिवासियों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं के बराबर होते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है। साथियों बेरोजगारी शब्द को यदि परिभाषित करना हो तो मनुष्य या व्यक्ति काम पाने की इच्छा तो रखता है लेकिन उसे काम मिलता नहीं है, ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। यहाँ पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। तो गांव में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहली जो बेरोजगारी है पूर्ण बेरोजगारी। पूर्ण बेरोजगारी से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिलता, वो वर्ष भर ठाले बैठे रहता है और कुछ भी नहीं कमाता है। ऐसी स्थिति को कहते हैं हम पूर्ण बेरोजगारी। दूसरा है छिपी बेरोजगारी। साथियों छिपी बेरोजगारी कैसी होती है कि जैसे एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं और उनके पास 2 बीघा ज़मीन है या फिर 3 बीघा ज़मीन है। उस 2-3 बीघा ज़मीन पर जो खेती का कार्य है वो 5 व्यक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन उस 2-3 बीघा ज़मीन में खेती का कार्य करने के लिए वो 10 के 10 व्यक्ति ही लगे रहते हैं। ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं छिपी बेरोजगारी। यानी वो बेरोजगार तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, यानी सारे के सारे जो लोग हैं वही खेती में लगे रहते हैं। तीसरा है मौसमी बेरोजगारी।
मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य यह है साथियों कि कुछ समय के लिए काम मिल जाए, यानी वर्ष में 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने हमें काम मिल जाए और बाकी महीने हम बेरोजगार रहें, तो ऐसी जो बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यानी मौसम के अनुसार रोजगार मिलना, रोजगार नहीं मिलना, ये जो स्थिति है ये मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको हमारा ये जो प्रयास है अच्छा लग रहा है तो साथियों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है साथियों, लाल रंग में जो SUBSCRIBE लिखा हुआ है, आप इसको प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं, ये जो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उससे छुटकारा पाने के लिए ही जो युवा शक्ति है, यानी जो युवा लोग हैं, युवा ग्रामीण हैं, वो नगरों की ओर पलायन करते हैं। आपने देखा होगा कि गांव के बहुत सारे जो लोग होते हैं वे कमाने के लिए नज़दीकी जो शहर हैं उनमें चले जाते हैं, जहां पर उनको रोजगार के अवसर मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अब आप कमेंट कर दीजिए कि आपके गाँव से अधिकांश जो युवा हैं वो रोजगार के लिए कौन से शहरों में जाते हैं, आप कमेंट कर दीजिए। और आप ये भी कमेंट कर दीजिए कि आप कौन से गांव से हमें देख रहे हैं, कौन से गांव से आप लाइव देख रहे हैं, अपने गांव का नाम भी कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है साथियों, यहाँ पर ग्रामीण आदिवासियों की जो नेक्स्ट समस्या है, सूचना तकनीक एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव। सूचना तकनीक और दूरभाष सुविधाओं से मतलब ये है जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, ठीक है ना, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनका अभी भी गांव में अभाव है। लेकिन धीरे धीरे अब ये सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगी है। जैसे ही ये जो सुविधाएं हैं थोड़ी सस्ती हुई हैं तो गांव में भी इस प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी हैं, लेकिन अब भी उतनी सुविधाएं गांव में नहीं है जितनी शहरों में होती हैं। जैसे हम चाहते हुए भी इंटरनेट की जो स्पीड है गांव में बहुत कम होती है, नेटवर्क जो होता है हर जगह उपलब्ध नहीं रहता है, यानी जिसे हम टावर कहते हैं, कई बार तो हम बात भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि टावर नहीं पकड़ रहा है। तो ये जो सुविधाएं हैं ये गांव में कम पाई जाती हैं। आइए अब हम इस पॉइंट का नोट्स कैसे तैयार करेंगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तकनीक एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव होता है। ग्रामीण आदिवासी सूचना तकनीक एवं इंटरनेट से नहीं जुड़ पाते, जिससे छोटे छोटे कार्यों के लिए यहाँ के जो निवासी हैं उनको समीपवर्ती कस्बा या नगर में जाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमें ई मित्र पर कोई काम पड़ता है तो हम ई मित्र पर जाते हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी हमारी सरकार की जो सुविधाएं हैं, सरकार की जो लाभ योजनाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें इन ई मित्र केंद्रों पर जाना होता है। इस प्रकार धन और समय का दुरुपयोग होता है। यानी यदि प्रत्येक गांव में ही इस प्रकार की ई मित्र की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो हमारा समय भी बचेगा और धन का भी दुरुपयोग नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें धन का दुरुपयोग कैसे है। साथियों, आप कल्पना कीजिए कि आपका जो गांव है उसमें ई मित्र की दुकान नहीं है, ई मित्र की सुविधा नहीं है, और आप ई मित्र पर आपको कोई काम है तो आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आपका समय तो वेस्ट हो रहा है ना, और आने जाने में किराया लग रहा है। यदि आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो भी उसमें काफ़ी खर्चा आता है। इसलिए ये जो सुविधाएं हैं इनका यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। तो ये भी एक ग्रामीण आदिवासियों की समस्याओं में से प्रमुख है। नेक्स्ट हमारा जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव। यहाँ पर साथियों ये प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, भाव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए अभाव, यानी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा से तात्पर्य यहाँ ये है +2 करने के बाद, यानी अब 12वीं आप कर रहे हैं और आप नेक्स्ट ईयर जब आप 12वीं अच्छे अंकों से पास कर लेंगे, इसके बाद जब जैसे ही आप कॉलेज में
अध्ययन करने के लिए जाएंगे या विशेष प्रकार का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से ही शहरों में जाना होगा। और तकनीकी शिक्षा जो संस्थान है, जो तकनीकी शिक्षा है, उसके लिए तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल ही सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो अब इसको हम कैसे नोट करेंगे? देखिए, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकांश जो युवक युवतियाँ हैं उनको या तो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद या तो अध्ययन कार्य को बंद कर देना पड़ता है और या फिर उनको शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। यदि साथियों आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आपका गांव है, वहाँ पर केवल 10वीं तक की स्कूल है, तो 10वीं करने के बाद फिर आपको दूसरे बड़े गांव की ओर या कस्बे की ओर या फिर शहर की ओर जाना पड़ेगा। और यदि आपने 12वीं पास कर ली है तो 12वीं के बाद जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे तो निश्चित रूप से ही आपको कस्बे या बड़े शहर में जाना पड़ेगा। और इसी वजह से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं, लड़कियां जो हैं उनकी एजुकेशन बहुत कम हो पाती है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है लड़कियों की एजुकेशन ही प्रभावित होती है, क्योंकि जो माता पिता होते हैं लड़कों को तो फिर भी शहरों तक भेज देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों को बहुत दूर नहीं भेज पाते हैं। तो ये यहाँ की जो समस्या है ये सबसे मुख्य समस्या है। चलिए साथियों, ये तो हमारी ग्रामीण आदिवासियों की जो मुख्य मुख्य समस्याएं थी वो थी। अब हम क्या करेंगे, इस बार 90 पार कैसे कर पाएंगे? साथियों, इस बार जो हमारा मैप है वो 11 नंबर का आने वाला है। और आपको पता है जो मानचित्र होता है, यदि आपको मानचित्र का ज्ञान है, मानचित्र जो है साथियों भूगोल की जान होता है, भूगोल की जान होता है। आप इससे सहमत हैं या नहीं, आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपको मानचित्र का अच्छे से ज्ञान है तो आपको भूगोल का भी अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, और जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी प्रकार से होगा, समझ के साथ होगा। तो इस बार हम मानचित्र में आपकी रुचि कैसे जागृत करेंगे, मानचित्र का जो अध्ययन है वो कैसे करेंगे, आपको संसार की यात्रा हम कैसे करवाएंगे मोबाइल के माध्यम से ही। तो उसके लिए हम एक योजना शुरू कर रहे हैं कि प्रतिदिन आपसे 5 नाम पूछे जाएंगे, 5 नामों पर हम चर्चा करेंगे। यानी संसार के अलग अलग, सबसे पहले जैसे विश्व की यदि हम बात करें तो विश्व के जो महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप हैं, उनमें से जो मेन नाम हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं अलग अलग महाद्वीपों के देशों के, उन देशों के नाम डिस्कस करेंगे। कौन सा देश किस महाद्वीप में है और उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो डेली के 5 के हिसाब से कुछ ही दिनों में, यानी 20-25 दिन में ही हमें काफ़ी अच्छा नॉलेज विश्व के मानचित्र का हो जाएगा। तो आज के लिए मैं 5 नाम हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पहले ही डाल चुका हूँ, और जो साथी उसको नहीं देख पाए हैं या उस व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, अब साथियों डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में इस प्रकार का एक चिन्ह दिखाई देता है। उस पर जब आप प्रेस करेंगे तो थोड़ा और नीचे तक ड्रॉप डाउन विंडो खुलता है, उसमें आप देख लेना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हैं 9414631614, इन नंबरों पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित करवाते हैं और स्टडी मटेरियल भी उसमें हम डालते रहते हैं, जैसे PDF है, नोट्स हैं, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन 5 नामों की हम चर्चा करने वाले हैं उनको आप नोट कर लीजिए। जो 5 नाम हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के 5 देशों की हम यात्रा करने वाले हैं। पहला आप नोट कीजिए नॉर्वे, और बता दीजिए नॉर्वे कहाँ है। यदि अभी आपको लोकेशन पता नहीं है तो आप एटलस में देखिए। एटलस यदि आपके पास नहीं है तो साथियों आपसे निवेदन रहेगा कि आप एटलस खरीद लीजिए, क्योंकि एटलस के बिना भूगोल का जो ज्ञान है वो अधूरा रहेगा। और एटलस एक ऐसी
किताब है जिसका आपको आगे तक लाभ मिलेगा। दूसरा हमारा जो देश है वो है स्वीडन। दूसरा जो देश है साथियों वो है स्वीडन। तीसरा है फिनलैंड। फिनलैंड। चौथा हमारा है आइसलैंड। अब आप कमेंट करते रहिए यदि आप इनके बारे में जानते हैं पहले से ही। और पांचवा हमारा है साथियों फ्रांस। पांचवा हमारा है फ्रांस। तो कल आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा। आप अपने यदि आपके पास संसार का आउटलाइन है, मानचित्र है, रेखा मानचित्र है, तो उसमें भर के इन देशों को उसमें चिन्हित करके और मुझे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड कर दीजिए, पिक्चर सेंड कर दीजिए। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।